गुड मॉर्निंग एवरीवन। वॉइस क्लियर है सभी को? वॉइस क्लियर है? हाँ, तो हम लोग लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूक्लियस के बारे में, डिस्कशन कर रहे थे। न्यूक्लियस में मैंने आपको बता दिया था कि जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ दो मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जहां पे दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज होती है वहां पे होता है न्यूक्लियोपोर। न्यूक्लियोपोर का फॉर्मेशन होता है और न्यूक्लियोपोर पे प्रोटीन आके अटैच हो जाती है, नाम था न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन। न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन वहां पे जहां पे अटैच हो गई है उसे बोला जाएगा न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स से प्रोटीन और आरएनए का बाई डायरेक्शनल मूवमेंट चलता है। प्रोटीन और आरएनए का बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। कुछ एक बच्चों को आवाज नहीं आ रही है, वो अपना कनेक्टिविटी को चेक करें। मैक्सिमम बच्चों को आवाज आ रही है। आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एनर्जी कौन देता है? एनर्जी एक प्रोसेस चलती है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस से एनर्जी मिलती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्रेब्स साइकिल, ये आगे डिस्कस करेंगे। बाई डायरेक्शनल मतलब ये अंदर भी जा सकते हैं और अंदर से बाहर भी आ सकते हैं, ये मतलब हुआ बाई डायरेक्शनल का। अभी देखेंगे हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि बाई डायरेक्शनल कैसे है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं, तो बात की थी कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर मिलता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म होता है कुछ एंजाइम जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज। ध्यान से सुनते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होते हैं डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंड न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स एंड सम मिनरल्स। उसके बाद बात कर रहे थे न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में बताएं कितनी मेम्ब्रेन होती है? एक या दो? न्यूक्लियोलस में कितनी मेम्ब्रेन होती है? एक या दो? हाँ, न्यूक्लियोलस पूछा है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, कई बच्चे बता रहे हैं। तो न्यूक्लियस में दो है, न्यूक्लियोलस विदाउट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल बोला जाता है न्यूक्लियोलस। तो याद रखें, न्यूक्लियोलस में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। न्यूक्लियोलस होता है वो स्केलेटल से होता है, और न्यूक्लियोलस जो होता है इसी को बोलते हैं राइबोसोम फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ पे होता है राइबोसोम का फॉर्मेशन। अच्छा, राइबोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है वो समझ लेते हैं। न्यूक्लियोलस जो है, पहले तो एक बात आप लोग जान लें, न्यूक्लियोलस जो है वो मिलेगा न्यूक्लियस के अंदर। देखिए, एक अलग से डायग्राम बना लेते हैं न्यूक्लियोलस का। ध्यान दें इधर सारे लोग, ये है सेल। सेल के अंदर ध्यान सुनना, सेल के अंदर है न्यूक्लियस। यहां कहीं पे मान लेते हैं ये है न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और बीच बीच में इसमें कई सारे पोर प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे ये क्या होगा? न्यूक्लियर पोर। और अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्रोमैटिन फाइबर। अब ध्यान सुनना, क्रोमैटिन फाइबर या बोले क्रोमोसोम, ये आगे चल के क्या बनते हैं क्रोमोसोम। इन क्रोमैटिन फाइबर या क्रोमोसोम पे एक पर्टिकुलर जगह होती है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, शॉर्ट में बोला जाता है एनओआर रीजन, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। यहाँ पे ये रहा क्रोमैटिन, इस पे पर्टिकुलर जगह है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। वहीं पे न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइज होता है, वहीं पे हमें न्यूक्लियोलस इस तरह से दिखेगा। क्लियर? ध्यान से सुनते जाओ, सारी बातें समझ में आएंगी। यहाँ पे ये रहा न्यूक्लियोलस, ये है न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस के पास अंदर यहाँ पे देखा जाए तो डीएनए भी है। इस डीएनए से बनता है राइबोसोमल आरएनए। ये तो यहाँ पे ये जो डीएनए है, ये यहाँ पे ये है क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन बना हुआ किसका होता है? डीएनए का। तो यहाँ पे जो डीएनए है, ये डीएनए यहाँ पे बनाएगा आरएनए। तो देखो, डीएनए से यहाँ पे बना है आरएनए। कौन सा आरएनए बना है? तो आंसर है राइबोसोमल आरएनए यहाँ पे बनता है। मैंने आपको बताया था जब राइबोसोम पढ़ाया था कि राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए, अगर आपको याद हो। और वहां पे हम लोगों ने राइबोसोमल आरएनए की टाइप भी याद की है, 16 इयर्स, 23 इयर्स, 5 इयर्स, ये सारे याद है। तो वहां पे हम लोगों ने राइबोसोमल आरएनए की टाइप भी पढ़ी। अब देखें यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है बाहर साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे ये सेल है, तो यहाँ साइटोप्लाज्म में यहाँ पे भी कुछ राइबोसोम पहले से प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे बनती है प्रोटीन। क्या बनेगी? प्रोटीन। ये प्रोटीन जो है ये जाएगी न्यूक्लियोलस के अंदर। ये यहाँ पे क्या बनी? प्रोटीन। ये है प्रोटीन। यहाँ पे भी कुछ इस तरह से पूरे साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बन रही है। ये प्रोटीन पहुंचेगी कहाँ पे? इन न्यूक्लियर पोर के थ्रू ये जाएगी अंदर न्यूक्लियोलस के अंदर। ये भी जाएगी न्यूक्लियोलस के अंदर। प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए, ध्यान से सुनना, प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए दोनों मिलकर बनाते हैं राइबोसोम की सब यूनिट्स। तो यहाँ पे देखो, यहीं पे राइबोसोमल सब यूनिट्स तैयार हो गए। यहाँ पे एक है 40S, एक है 60S। तो यहाँ पे ये राइबोसोम की सब यूनिट्स तैयार हो चुकी हैं, और अल्टीमेटली ये जो राइबोसोम की सब यूनिट्स हैं, ये सब यूनिट्स निकल के आ जाती हैं कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में तब अटैच होती हैं सब यूनिट्स। कब अटैच होंगी ये दोनों? तब अटैच होती हैं जब यहाँ पे मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन होगा 0.001 मोलर। ये कंसंट्रेशन आपको याद होगी, मैंने बताया था राइबोसोम में कंसंट्रेशन हम लोगों ने पढ़ी थी।
राइबोसोम की सब यूनिट्स तब अटैच होती हैं जब साइटोप्लाज्म में मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए 0.001 मोलर। तो याद रखना राइबोसोम के सब यूनिट्स बनते कहां पे हैं, तो आंसर है न्यूक्लियोलस। लेकिन ये सब यूनिट्स न्यूक्लियोलस के अंदर कभी भी जुड़ते नहीं हैं क्योंकि वहां मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन कम रहता है। ये निकल के आते हैं बाहर कहां, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में ये दोनों सब यूनिट्स जुड़ेंगे जब मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन होगा 0.001 मोलर। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए न्यूक्लियोलस को बोला गया है राइबोसोम फैक्ट्री बोला गया। फिर देखिए अगला पॉइंट जो भी मैंने आपको बताया है, ध्यान से देखो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है न्यूक्लियोलस यूजुअली अटैच्ड टू क्रोमैटिन और क्रोमोसोम। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम पे न्यूक्लियोलस अटैच होता है एक पर्टिकुलर जगह पे, लिखा है एट स्पेसिफिक साइट, इसका नाम क्या लिखा है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, जो कि अभी मैंने आपको ये डायग्राम में दिखाया है। ये क्रोमैटिन फाइबर देखें, इसकी भी पर्टिकुलर है जगह, इसे क्या नाम दिया था, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। उसी न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन की जगह पे ही क्या फॉर्मेशन हुआ है न्यूक्लियोलस का, तो NOR पे ही आपको न्यूक्लियोलस बनते हुए दिखेगा, जिसके अंदर क्या बनती है, राइबोसोम की सब यूनिट्स बनती है। तो वही पॉइंट लिखा हुआ है। लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन द सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, इस बात को याद रखना कि जनरली जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस तो जनरली एक ही होता है, लेकिन न्यूक्लियोलस एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए ह्यूमन के केस में, ध्यान से सुनना, ह्यूमन की एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ह्यूमन की एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं, बताइए कितने पाए जाते हैं, क्या बताओगे आप अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए। ह्यूमन के अंदर न्यूक्लियोलस का नंबर कितना है, 1, 2 या 3 न्यूक्लियोलस? आंसर है 5 पेयर। तो ह्यूमन के अंदर जो न्यूक्लियोलस है इसका नंबर याद रखना, नंबर है ना 2 है, कितना है 5 पेयर। 5 पेयर का हो गया 10, 10 न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं ह्यूमन की एक सेल के अंदर। तो ये जो न्यूक्लियोलस का नंबर होता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये अलग-अलग होता है, कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमेशा एक ही होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो ह्यूमन के केस में पूछा जाएगा, ह्यूमन के केस में पूछा जाए तो ऑप्शन में या तो लिखा होगा 5 पेयर या फिर डायरेक्ट लिखा होगा 10, एक ही बात है। तो 5 पेयर या फिर बोले 10 न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं कहां पे, ह्यूमन की एक सेल के अंदर। जितने ज्यादा न्यूक्लियोलस होंगे उतना ही ज्यादा राइबोसोम बनेंगे, जितने ज्यादा राइबोसोम बनेंगे उतनी ही ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो जिस सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी जितनी ज्यादा, उसके अंदर न्यूक्लियोलस का साइज और नंबर भी ज्यादा मिलेंगे। मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल के अंदर, ध्यान से सुने, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट या एंजाइम की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है। एंजाइम या प्रोटीन ज्यादा चाहिए तो फिर वहां पे राइबोसोम का नंबर भी क्या होना चाहिए, ज्यादा। राइबोसोम ज्यादा कब बन पाएंगे, जब न्यूक्लियोलस का साइज या फिर नंबर उसके क्या होता है। तो इस बात को याद रखना। आगे बढ़ जाते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन देखें क्या है। अब यहाँ पे दो तीन बातें आती हैं, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम और क्रोमैटिड। क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्रोमैटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या होते हैं। क्रोमैटिन जो होता है, ध्यान से सुनना, इंटरफेस का जो न्यूक्लियस होता है, इंटरफेस जब सेल में डिवीजन नहीं होता है तो उस समय न्यूक्लियस के अंदर जो हमें पतले पतले थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, धागे नुमा जो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, उन्हीं को बोला जाता है क्रोमैटिन। क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन फाइबर। यही क्रोमैटिन फाइबर जब सेल डिवीजन होता है तो ये कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस होने के बाद बनाते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कब होते हुए दिखेगा, जब सेल डिवीजन होता है। जब सेल डिवीजन नहीं होता है उस समय ये क्रोमोसोम खुले हुए होते हैं, जिन्हें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं या क्रोमैटिन फाइबर्स बोलते हैं। तो क्रोमैटिन फाइबर हमें कहां पे दिखेंगे, डिवीजन के समय या इंटरफेस में। आंसर है इंटरफेस के समय हमें दिखाई देते हैं। क्रोमैटिन फाइबर एक्चुअली बने किसके होते हैं, डीएनए के। तो डीएनए के अंदर क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो वही लिखा हुआ है क्रोमैटिन फाइबर। सेकंड पॉइंट, क्रोमैटिन फाइबर्स कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि क्रोमैटिन फाइबर्स बने किसके हैं, डीएनए के बने हुए हैं। मेनली डीएनए होता है, स्मॉल अमाउंट में आरएनए भी होता है और कुछ प्रोटीन भी होती है, वो भी आगे देखेंगे। क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन टर्म वाज गिवन बाय फ्लेमिंग, एक साइंटिस्ट से फ्लेमिंग उन्होंने इस टर्म को दिया था। क्रोमैटिन फाइबर्स जो है अगर इसे स्टेन करना है, आसानी से क्रोमैटिन फाइबर हमें दिखाई नहीं देते, बहुत ही पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो इन्हें देखना है तो इसके लिए एक बेसिक डाई यूज करते हैं, इसका नाम क्या है, एसिटा कार्बाइन डाई। बेसिक डाई क्यों यूज करते हैं, क्योंकि डीएनए होता है एसिडिक, तो उसे स्टेन करने के लिए डाई कैसे यूज करेंगे, बेसिक डाई। तो बेसिक डाई का नाम याद रखेंगे एसिटा कार्बाइन डाई। अभी तक हम लोगों ने दो डाई का नाम यहाँ पे याद किया है। पहला याद किया था जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, तो वहां पे डाई यूज की थी, नाम क्या था, जेनस ग्रीन बी। अब दूसरी डाई यहाँ पे देख रहे हैं, दूसरी डाई का नाम क्या है, एसिटा कार्बाइन डाई। तो दो डाई का नाम यहाँ पे याद रखें। देखिए यहाँ पे अभी जो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि अगर पूछा जाए क्रोमैटिन फाइबर मेनली किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है हिस्टोन प्रोटीन। नाम सुना होगा हिस्टोन प्रोटीन। तो ये दो कंपोनेंट मेन है। स्मॉल अमाउंट में वहां और क्या मिलता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए। तो देखिए यहाँ पे कंपोजिशन, डीएनए और हिस्टोन ये क्या है, मेन कंपोनेंट है। लेकिन स्मॉल अमाउंट में और क्या मिलेगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए, ये भी हमें क्रोमैटिन फाइबर्स के अंदर मिलेगा। तो इस बात को याद रखना, चार चीजों से मिलकर बना हुआ होता है क्रोमैटिन फाइबर, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर है। तो इसके कंपोनेंट को याद रखें। मेन कंपोनेंट पूछा जाए तो डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन बताएंगे। जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, देखो ह्यूमन की एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 बोला जाए या 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। इन 46 क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होता है, ध्यान से सुनना, डीएनए जो होता है अप्रोक्सीमेटली उसकी लेंथ होती है 2 मीटर। 46 जो क्रोमोसोम है उनके अंदर जो डीएनए है उसकी लेंथ याद करनी है, एनसीईआरटी में कितनी है, 2 अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर या 2.2 मीटर पूरे। क्लियर है। तो यहाँ पे जो 2 मीटर की लेंथ है, 2 मीटर तो बहुत बड़ा हो गया, 2 मीटर लेंथ का डीएनए एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर फिट करना था। इतना बड़ा डीएनए था, छोटे से न्यूक्लियस के अंदर फिट करना होता है जिसे हम लोग नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। तो उस डीएनए को क्या करना था, सुपर क्वाइलिंग, उसकी क्वाइलिंग करनी थी। क्वाइलिंग करने के लिए आता है हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन का फंक्शन क्या है, वो करता है डीएनए की सुपर क्वाइलिंग। इस बात को याद रखना। तो डीएनए की लेंथ ह्यूमन की एक सेल के अंदर कितनी होती है, 2 मीटर या फिर 2.2 मीटर भी बोल सकते हैं। तो इस बात को याद रखें। अब देखें यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान से समझें। देखिए इस बात को ध्यान से समझें। अब दिखाई दे रहा है सभी को, स्लाइड्स विजुअल है आपको, सभी को स्लाइड विजुअल है। हाँ देखें यहाँ पे जो मैंने आपको बताया क्रोमैटिन, क्रोमैटिड, ये
में सारे लोग ध्यान से सुनना इस बात को, ये सेल डिवीजन में भी यूज आने वाला है। तो ये जो क्रोमोसोम की बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहां पे सारी बातें यूज होने वाली है। तो देखो इंटरफेस की अगर हम लोग बात करें, इंटरफेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंटरफेस में हमें क्रोमोसोम की जगह दिखाई देते हैं क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर होते क्या है? थर्ड लेग स्ट्रक्चर। इस तरह से ये थर्ड लेग स्ट्रक्चर। तो इंटरफेस में जो हमें थर्ड लेग स्ट्रक्चर दिखाई दिया है उसे हम लोग बोलेंगे क्रोमैटिन, ये इंटरफेस में दिखेगा। लेकिन जब आगे सेल डिवीजन होता है, जब माइटोसिस होता है तो होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो जब माइटोसिस चलेगी तो उस समय क्रोमैटिन फाइबर होते हैं कंडेंस। कंडेंस होने के बाद क्या बनेंगे? क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम जो होता है वो दो तरह से हमें दिखाई देगा। किस तरह से दिखाई देता है वो समझते हैं। या तो क्रोमोसोम हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, या तो क्रोमोसोम ऐसा दिखेगा, या फिर क्रोमोसोम इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 1 और 2 नंबर ही कर दिया मैंने, 1 और 2 डायग्राम में अगर पूछा जाए कि क्रोमोसोम, ये जो पहले नंबर पे क्रोमोसोम दिख रहा है इसे हम लोग सिंगल क्रोमोसोम बोलेंगे। तो जो सेकंड नंबर पे हमें क्रोमोसोम दिख रहा है इसे हम सिंगल क्रोमोसोम बोलें या हाफ क्रोमोसोम बोलें? पहला क्वेश्चन तो ये है। तो बताएं इसे हाफ क्रोमोसोम बोलेंगे या सिंगल क्रोमोसोम? क्या है ये हाफ क्रोमोसोम? बच्चे लिख रहे हैं हाफ क्रोमोसोम है। याद रखना कभी भी हाफ क्रोमोसोम जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये दोनों, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। इस बात को याद रखना, हाफ क्रोमोसोम कुछ होता ही नहीं है, हमेशा क्रोमोसोम सिंगल ही होता है, ठीक है। ये भी क्रोमोसोम अगर पूछा जाए ये कितना 1 में जो लिखा हुआ है फर्स्ट डायग्राम है वो कितना क्रोमोसोम है, तो बोलेंगे एक क्रोमोसोम है। सेकंड वाला जो डायग्राम है कितना क्रोमोसोम है, तब भी क्या बोलेंगे? एक ही क्रोमोसोम है, आप मत बोलना, ठीक है। डिफरेंस इन दोनों में क्या है? जो फर्स्ट नंबर पे क्रोमोसोम बना हुआ है इसके अंदर डीएनए का अमाउंट, ध्यान सुनना, यहाँ पे डीएनए का जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 1। सॉरी, फर्स्ट नंबर पे जो है वहां पे डीएनए मिलेगा 2 डीएनए यहाँ पे मिलेंगे, जबकि जो सेकंड नंबर पे डायग्राम बना हुआ है उसके अंदर डीएनए का नंबर 1 मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो डीएनए होता है वो किस तरह से है इसे समझते हैं। जो डीएनए है देखो यहाँ पे एक डीएनए फर्स्ट वाले डायग्राम को देखें, एक डीएनए हमें यहाँ पे इस तरह से मिलेगा इस साइड, ये एक डीएनए है, और दूसरा डीएनए हमें यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए कितने हो गए, डीएनए फर्स्ट वाले डायग्राम में कितने? 2, और सेकंड वाले डायग्राम में केवल एक ही डीएनए हमें यहाँ पे मिलेगा, ये 1 डीएनए। एक डीएनए जो होता है क्रोमोसोम में बनाता है एक क्रोमैटिड। तो देखो यहाँ पे पूछा जाएगा क्रोमैटिड, क्रोमैटिन अलग है, क्रोमैटिड अलग है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए डायग्राम जो 1 है इसमें क्रोमैटिड का नंबर कितना है, तो आंसर है 2। एक डीएनए एक क्रोमैटिड बनाता है, दूसरा डीएनए दूसरा क्रोमैटिड बनाता है। तो यहाँ पे हमें क्रोमैटिड कितने मिलेंगे? 2। एक क्रोमैटिड ये है, ध्यान से देखें, डॉट डॉट में बना हुआ हूं, एक क्रोमैटिड ये है इधर वाला और दूसरा ये सामने है। लेकिन दोनों क्रोमैटिड में जो डीएनए है वो एक जैसा ही रहता है, आइडेंटिकल रहता है। इस बात याद रखना, दोनों क्रोमैटिड जो आमने सामने बनते हैं इन दोनों क्रोमैटिड में डीएनए एक जैसा ही बनता है। कैसे बनता है वो सेल डिवीजन में आपको समझ में आएगा। अभी आप ये जान लें, दोनों जो क्रोमैटिड आमने सामने है उसमें डीएनए एक ही जैसा सिमिलर होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे 2 क्रोमैटिड है, जबकि जो सेकंड वाला डायग्राम है वहां पे केवल एक ही क्रोमैटिड हमें दिखाई दे रहा है। तो इस बात को याद रखें। तो ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। अच्छा, बात ये आती है कि ये जो 1 और 2 है ये दोनों क्रोमोसोम कहां पे दिखाई देंगे, और ऐसा क्यों हो रहा है कि जो सेकंड नंबर पे डायग्राम है उसे तो हाफ क्रोमोसोम की तरह दिख रहा है लेकिन उसे हम लोग 1 क्रोमोसोम क्यों बोल रहे हैं? तो देखो जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहां पे जो फेज आएगा एक आएगा मेटाफेज, आपने सुना होगा सभी ने। तो मेटाफेज में क्रोमोसोम इस तरह से दिखेगा जो डायग्राम नंबर 1 है। और जब एनाफेज में जाएंगे, एनाफेज में हमें जो सेकंड नंबर पे डायग्राम बना हुआ है वहां पे क्रोमोसोम 20 से टूट जाते हैं, तो वो कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। लेकिन क्रोमोसोम को 1 ही कंसीडर करेंगे, हाफ नहीं बोलेंगे। तो इस बात को याद रखना बहुत ध्यान से, जो हम लोगों ने इस स्लाइड में बात की है। ये सेल डिवीजन में सारी बातें यूज होंगी। तब मैं आपसे पूछूंगा कि बताएं डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम में क्रोमैटिड का नंबर कितना है, तो उस समय आप सभी को पता होना चाहिए। अब आ जाए देखें, यहाँ पे जो क्रोमैटिन फाइबर है, ध्यान से सुनना, क्रोमैटिन फाइबर बना किससे है? डीएनए से। इस क्रोमैटिन फाइबर में होता है, ये क्रोमैटिन फाइबर मैंने बना दिया है, इस क्रोमैटिन फाइबर में है क्या? सुपर क्वाइलिंग ऑफ डीएनए। डीएनए को किसने सुपर क्वाइल किया है? हिस्टोन प्रोटीन ने। तो देखो यहाँ पे जो क्रोमैटिन फाइबर है इसमें डीएनए क्वाइल, सुपर क्वाइल है, यहाँ पे डीएनए जो है वो क्या है? सुपर क्वाइल। इस तरह से अब इसी सुपर क्वाइलिंग को हम लोगों ने क्या किया है, अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो यहाँ पे हमें कुछ रीजन ऐसा दिखाई देता है जिसमें क्वाइलिंग थोड़ी सी कम है, कुछ रीजन ऐसा है जिसमें क्वाइलिंग थोड़ी सी ज्यादा है। मतलब कुछ रीजन हमें लाइट कलर का दिखेगा, कुछ रीजन हमें डार्क कलर का दिखाई देता है। कुछ रीजन ऐसा है जहाँ पे क्वाइलिंग क्या है? लूज है, और कुछ रीजन ऐसा है जहाँ पे टाइट क्वाइलिंग है, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है। तो लूज और टाइट पैकिंग किसकी वजह से है? ड्यू टू द स्टोन। जहाँ पे स्टोन का अमाउंट है ज्यादा, ध्यान से सुनिए हर एक पॉइंट को, जहाँ पे स्टोन का अमाउंट है ज्यादा वहां पे हो गई टाइट पैकिंग, मतलब वहां पे डीएनए बहुत पास पास में है। जहाँ पे स्टोन कम है वहां पे हो गई लूज पैकिंग, वहां पे डीएनए थोड़ा सा दूर दूर हमें दिखाई देता है। जहाँ पे स्टोन है कम वहां पे हो गई लूज पैकिंग, और उस पार्ट को बोला जाता है यूक्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? यूक्रोमैटिन। और जहाँ पे स्टोन ज्यादा है वहां पे टाइट पैकेजिंग हो गई, उसे बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? हेटेरोक्रोमैटिन। इस डायग्राम में देखें आप, यूक्रोमैटिन में क्या लिखा है? लेस स्टोन। स्टोन कम है तो कैसी पैकिंग होगी? लूज या टाइट? लूज पैकिंग होगी। डायग्राम को ध्यान से समझें। स्टोन कम है तो पैकेजिंग कैसी होगी? लूज पैकेजिंग होगी। लूज पैकेजिंग है तो यहाँ पे जो डीएनए है वो जब हम लोग यहाँ पे डाई डालेंगे, ध्यान से सुनना, कौन सी डाई डालेंगे? एसिड कार्बाइड। एसिड कार्बाइड डालेंगे तो जितना ज्यादा डीएनए का कंटेंट होगा उतनी ज्यादा डाई अटैच होगी। अब यूक्रोमैटिन में तो देखा जाए तो डीएनए का कंटेंट क्या है? कम, क्योंकि यहाँ पे लूजली पैक्ड है तो डाई कम अटैच होती है। तो यहाँ पे याद रखें लिखा हुआ है लेस डीएनए, लाइटली स्टेन। लाइटली स्टेन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि डाई यहाँ पे कम अटैच होगी इसलिए लाइट स्टेन होगा। और ये लिखा है लास्ट पॉइंट देखें, लिखा है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे पैकेजिंग क्या है? लूज। तो यहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं, जैसे डीएनए से आरएनए बनाने के लिए जो एंजाइम है वो है आरएनए पॉलीमरेज, बताया था पहले भी। डीएनए से आरएनए बनाने के एंजाइम का नाम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा किस रीजन पे? आसानी से अटैच हो पाएगा जहाँ पे लूज पैकिंग है। जहाँ पे टाइट पैकेजिंग है वहाँ पे वो आसानी से अटैच ही नहीं हो पाएगा। तो डीएनए से आरएनए का बनना कहाँ पे आसान है? अगर आपसे पूछा जाए यूक्रोमैटिन में या हेटेरोक्रोमैटिन में, तो आंसर है यूक्रोमैटिन में, क्योंकि यूक्रोमैटिन कैसा है? लूजली पैक्ड है। लूजली पैक्ड है तो आसानी से आरएनए पॉलीमरेज आएगा। और देखिए इस डायग्राम में आरएनए पॉलीमरेज आसानी से आके अटैच हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज अटैच हुआ, ये रहा डीएनए। अब इसी डीएनए से क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा? यहाँ पे आरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रहा आरएनए। डीएनए से
क्लियर? तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन ज्यादा है तो इसलिए हो गई टाइट पैकेजिंग। टाइट पैकेजिंग हो गई तो यहाँ पे टाइट पैकेजिंग की वजह से डीएनए का अमाउंट क्या है ज्यादा, डीएनए ज्यादा है तो डाई भी ज्यादा अटैच होगी तो ये डार्क कलर का हमें दिखाई देगा, तो लिखा है डार्क स्टेन क्योंकि डाई का अटैचमेंट ज्यादा होगा। लेकिन ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। इनएक्टिव क्यों बोला गया है? क्योंकि जितना ज्यादा ये टाइटली पैक्ड होगा उतना ही आरएनए पॉलीमरेज के लिए टफ है कि वो वहां पे जाके अटैच हो पाए। तो आरएनए पॉलीमरेज हेटेरोक्रोमैटिन पे आसानी से अटैच नहीं हो पाता है। तो इस बात को याद रखें, यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन में क्या डिफरेंस है। एक बार फिर से, जो यूक्रोमैटिन होता है, एक बार मुझे बता दें कि यूक्रोमैटिन में स्टोन कम है या स्टोन ज्यादा है? स्टोन कम है या स्टोन ज्यादा है? आपको बताना है, बताएं। लेस स्टोन, स्टोन का अमाउंट क्या है? कम है। अब स्टोन का अमाउंट यहाँ पे कम है तो बताओ ये लूजली पैक्ड होगा या टाइटली पैक्ड होगा? लूजली पैक्ड होगा। लूजली पैक्ड होगा तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आसानी से अटैच हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? आरएनए पॉलीमरेज बिल्कुल आसानी से अटैच हो जाएगा। हो जाएगा तो फिर यहाँ ट्रांसक्रिप्शन इजीली हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन क्या है? इफेक्टिव है। जबकि इसका उल्टा हम लोग कहां पे कर देंगे? हेटेरोक्रोमैटिन। अब जो हेटेरोक्रोमैटिन होता है ये दो तरह का होता है, ध्यान से सुनो। हेटेरोक्रोमैटिन दो तरह का, एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमैटिन, एक होता है फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन। कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमैटिन आपको हर एक सेल में मिलेगा। ध्यान से सुनो, हेटेरोक्रोमैटिन कितने तरह का? दो, कॉन्स्टिट्यूटिव एंड फैकल्टेटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमैटिन तो आपको हर सेल में मिल जाएगा। हर सेल में कौन मिलेगा? कॉन्स्टिट्यूटिव। और जो फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन होता है ये सारी सेल में नहीं मिलता है, ये कुछ सेल में ही मिलता है। देखिए अगली साइड को देखें, कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमैटिन। देखिए कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमैटिन में लिखा हुआ है अकर इन ऑल सेल्स इन ऑल स्टेजेस। किसी भी स्टेज में किसी भी सेल में जाएंगे तो ये आपको मिलेगा। ये होता क्या है? देखो ये बना हुआ है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का ये जो रीजन होता है इसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये जो पार्ट है ये क्या है? सेंट्रोमियर। तो जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ये तो सभी क्रोमोसोम में आपको मिलेगा और सभी स्टेज में आपको मिलेगा। तो ये जो सेंट्रोमेरिक रीजन होता है इसी को क्या बोला गया है? कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमैटिन। मतलब ये जो पार्ट है, जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट है, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन कम होगा या ज्यादा? बोलेंगे ज्यादा होगा। हिस्टोन प्रोटीन ज्यादा है तभी तो इसे क्या बोल रहे हैं? हेटेरोक्रोमैटिन। तो यहाँ पे डीएनए कैसा होगा? लूजली पैक्ड या टाइटली पैक्ड? बोलेंगे टाइटली पैक्ड होगा। ये है तो ट्रांसक्रिप्शनली ये इनएक्टिव है या बोले लेस एक्टिव। तो ये बात हो गई कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमैटिन। अगला है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव बताया ये आपको हमेशा नहीं दिखेगा। तो फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन जो होता है वो क्या है देख लेते हैं। अकर इन सम सेल इन सम स्टेजेस। एग्जांपल लिखा है बॉल बॉडी इन फीमेल्स। देखो बॉल बॉडी जो है ये क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम माइनस 1। ये बॉल बॉडी को निकालने का फार्मूला है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो टोटल नंबर, एक सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है उसमें -1 कर जो वैल्यू आ गई है उसी को नाम क्या दिया है? बॉल बॉडी। जैसे कि अगर मेल, ह्यूमन मेल की बात की जाए तो मेल के अंदर 44 क्रोमोसोम तो ऑटोसोम होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम होता है XY। तो मेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम का नंबर कितना है? 1। तो 1 - 1 करोगे कितना आएगा? 0। मतलब मेल के अंदर कोई भी बॉल बॉडी नहीं मिलेगी। लेकिन फीमेल के अंदर 44 + 2x, मतलब वहां पे एक्स क्रोमोसोम का नंबर कितना है? 2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 2 - 1। तो बॉल बॉडी कितना आया? 1। मतलब हमें ये बात समझ में आती है कि जो बॉल बॉडी है हर एक सेल में नहीं मिलने वाली है। ये तो कुछ सेल में, कुछ स्टेज में हमें दिखाई देती है। कहां मिलेगी? फीमेल्स के अंदर, बॉल बॉडी इन फीमेल्स। तो फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन जो है वो है बॉल बॉडी, जबकि कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमैटिन क्या है? सेंट्रोमेरिक रीजन। जो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है उसी को बोला जाता है बॉल बॉडी। मेल में एक एक्स होता है, एक वाई होता है, और फीमेल में 2 एक्स होते हैं। तो वहां पे जो एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है उसी को नाम क्या दिया गया है? बॉल बॉडी। बॉल बॉडी क्रोमोसोम है, इसमें भी कुछ कैरेक्टर्स रहते हैं। हर एक क्रोमोसोम के पास क्या है? डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या होता है? कैरेक्टर। अब बात करने जा रहे हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बारे में, क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होते हैं और कंडेंस होकर क्या बना देते हैं? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम मैंने अभी आपको बताया ये इंटरफेज में नहीं दिखते हैं। क्रोमोसोम कब दिखते हैं? जब एम फेज, मतलब जब माइटोसिस होता है। ठीक है, तो जब एम फेज आएगा तो क्या बन जाते हैं? क्रोमैटिन फाइबर ही कंडेंस होकर क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम तो हम लोगों ने देख लिया है, या तो उसमें 2 क्रोमैटिन दिखाई देंगे या 1 क्रोमैटिन दिखाई देता है। तो अब बात करने जा रहे हैं क्रोमोसोम। देखिए पहली लाइन में लिखा है क्रोमोसोम इज हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। तो ये हमें पहले से याद है, क्रोमैटिन एक कंडेंस होकर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम। कब बनाएंगे क्रोमोसोम? ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के समय। अब देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम कंडेंस हुआ, कंडेंस होकर क्या बना? क्रोमैटिन कंडेंस होकर बन गया क्रोमोसोम। डीकंडेंस फिर से हो जाएगा, उसे क्या दिखने लगेगा? क्रोमैटिन। तो सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन के बाद से आ जाता है इंटरफेज, तो फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमैटिन फाइबर। अगर हमें क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना है तो कहां करेंगे? मेटाफेज में। वहीं पे सबसे ज्यादा क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है। याद रखना, क्रोमोसोम की कभी अगर हमें स्टडी करना है माइक्रोस्कोप से, किस स्टेज में करेंगे? मेटाफेज में करेंगे। लेकिन क्रोमोसोम का जो शेप होता है किस शेप का है उसकी अगर स्टडी करना है तो करते हैं एनाफेज। क्रोमोसोम के अलग-अलग शेप होते हैं, आई शेप दिखता है, एल शेप दिखता है, वी शेप दिखता है। तो जब एनाफेज आता है, एनाफेज, एनाफेज में क्रोमोसोम जो होते हैं वो अपोजिट पोल पे मूव करते हैं। अपोजिट पोल पे मूव करते हैं तो उस समय क्रोमोसोम का हमें शेप दिखाई देता है इस तरह से। तो क्रोमोसोम के जो शेप दिखाई देते हैं ये देखिए, ये वी शेप, जैसे कि यहाँ पे कैसा दिख रहा है? वी शेप। क्लियर है? अगर एक आर्म शॉर्ट है तो ये एल शेप भी दिख सकता है। दोनों आर्म इक्वल लेंथ के हैं तो ये वी शेप का दिखेगा। ये वी शेप हो गया, ये एल शेप हो गया। तो क्रोमोसोम की अगर शेप की स्टडी करनी है तो कहां करेंगे? एनाफेज में। ये आगे आपको समझ में आ जाएगा जब हम लोग एनाफेज पढ़ेंगे। बेस्ट स्टेज टू स्टडी शेप, शेप को याद रखना। शेप की स्टडी कहां करेंगे? एनाफेज में। इसके अलावा और कुछ स्टडी करना है तो फिर मेटाफेज में। ए सिंगल ह्यूमन सेल अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर, ये भी मैंने आपको बता दिया था अभी कि 46 क्रोमोसोम में जो डीएनए की लेंथ है वो कितनी है? 2 मीटर। क्लियर है? तो इस बात को याद रखना, एनसीईआरटी का पॉइंट है। 46 क्रोमोसोम होते हैं, इनके अंदर डीएनए को निकाला जाए तो उसकी लेंथ, उसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी? 2 मीटर। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? मॉर्फोलॉजी का मतलब ये हुआ है कि उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है, उसकी लेंथ का साइज कितना है, उसका जो आर्म है उसकी लेंथ कितनी है। अगर इसकी स्टडी करनी है तो फिर कहां करेंगे? मेटाफेज में करते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्टडी करना, एनाटॉमी का मतलब इंटरनल स्टडी करना। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्रोमैटिड तो पहले ही देख चुके हैं। मैंने आपको बताया था जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो या तो क्रोमोसोम में 2 होंगे या 1 होगा। डिपेंड करता है उस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए का नंबर कितना है। एक डीएनए एक क्रोमैटिड को बनाने का काम करता है। अभी बताया था आपको डायग्राम से, तो वही लिखा हुआ है क्रोमैटिड। देखिए ये जो क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है, आप मुझे बताएं इस क्रोमोसोम में आपको कितने क्रोमैटिड दिखाई दे रहे हैं? कितने क्रोमैटिड हैं? 1 या 2? तो 2 क्रोमैटिड हैं। एक तो इधर है, ये क्रोमैटिड नंबर 1, और दूसरा ये है, ये क्रोमैटिड नंबर 2। क्लियर है? इधर एक डीएनए होगा, एक इधर डीएनए होगा, तो 2 डीएनए हो गए, 2 क्रोमैटिड है। क्लियर? तो देखिए ये दिखाया गया क्रोमैटिड्स।
मेटाफेजिक क्रोमोसोम कंसिस्ट टू द आइडेंटिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमैटिड्स। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो क्रोमैटिड्स होते हैं जो आमने सामने प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, आइडेंटिकल या बोले सिमिलर होते हैं, दोनों के अंदर डीएनए एक ही जैसा होता है, ठीक है। तो वही पॉइंट लिखा हुआ है, मेटाफेज में जो क्रोमोसोम दिखाई देता है उसके जो दोनों क्रोमैटिड होते हैं वो अलग अलग या आइडेंटिकल, बोलेंगे आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। वन क्रोमैटिड इज मेड अप ऑफ वन डीएनए, ये भी हम लोग पहले से जान चुके हैं कि एक क्रोमैटिड एक डीएनए से मिलकर बना हुआ होता है। अब देखिए यहाँ पे जो क्रोमोसोम है इसके अलग अलग पार्ट बताए गए हैं, जैसे देखें सबसे पहला जो क्रोमोसोम का पार्ट डिस्कस किया गया है वो है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन देखें यहाँ पे ये जो नैरो रीजन क्रोमोसोम में दिखाई दे रहा है, नैरो जो पार्ट है ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को ही बोला जाता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोले ऐसे बोलते हैं सेंट्रोमियर, तो याद रखना सेंट्रोमियर का ही दूसरा नाम क्या है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर के दोनों तरफ डिस्क शेप प्रोटीन रहती है जिसका नाम होता है काइनेटोकोर। क्या नाम है, काइनेटोकोर। देखिए यहाँ पे ये है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का ही दूसरा नाम क्या है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के दोनों तरफ डिस्क शेप प्रोटीन है जिसका नाम क्या है, काइनेटोकोर। तो देखिए यहाँ पे इधर भी डिस्क शेप प्रोटीन रहती है और इधर भी ये डिस्क शेप प्रोटीन रहती है। ये जो डिस्क शेप प्रोटीन रहती है इसका नाम क्या है, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर का फायदा क्या है, जब सेल डिवीजन होता है तो यहीं से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। जब सेल डिवीजन होगा तो सेल डिवीजन के दौरान ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम यहाँ पे रहते हैं सेंट्रियोल ऊपर, ये वह क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में ये वह सेंट्रोमियर के दोनों तरफ क्या है, डिस्क शेप प्रोटीन जिसका नाम है काइनेटोकोर। इस काइनेटोकोर से ही कौन अटैच होने वाला है, स्पिंडल फाइबर। तो ये है स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर का एक एंड तो किससे जुड़ा रहता है, सेंट्रियोल से, दूसरा एंड किससे जुड़ता है, काइनेटोकोर से। तो इस बात को याद रखना, वही लिखा हुआ है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। देखो लिखा है आल्सो कॉल्ड सेंट्रोमियर। आउटसाइड सेंट्रोमियर प्रोटीनियस प्लेट is found is called kinetochore, that is the site of attachment of spindle fiber। तो प्रोटीनियस प्लेट है ये जो कि डिस्क शेप होती है, इसका नाम क्या है, काइनेटोकोर, जो मैंने डायग्राम में आपको दिखा दिया है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा, कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है नैरो पार्ट, जो नैरो रीजन है उसी को बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा अगर क्रोमोसोम में कहीं और हमें नैरो रीजन दिखाई देता है तो उसे नाम देंगे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या नाम देंगे, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या बोले सेंट्रोमियर, ये तो हर क्रोमोसोम में होगा कंपल्सरी है, लेकिन जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ये सभी क्रोमोसोम में नहीं मिलेगा, ये कुछ क्रोमोसोम में ही आपको दिखेगा। तो याद रखना ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, ध्यान सुनना इस पॉइंट को, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को ही बोलते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, जहां पे न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइज होता है। मतलब जिन क्रोमोसोम पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है उन क्रोमोसोम पे न्यूक्लियोलस भी ऑर्गेनाइज होगा। ध्यान से सुना, जिन क्रोमोसोम पे, दोबारा से सुनो, जिन क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, प्राइमरी तो सभी में होता है, लेकिन जिनमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है इसी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, क्योंकि यहीं पे न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइज होता है। तो इस बात को याद रखना कि जब क्रोमोसोम क्रोमैटिन में खुलते हैं तो यहाँ पे जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है जहां पे होता है वहीं पे न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइज होता है। तो जिन क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है वहीं पे आगे चल के क्या दिखने लगता है, न्यूक्लियोलस। तो उसका पार्ट का नाम क्या दिया गया है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। देखें ये रहा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रैकेट में क्या लिखा है, एनओआर। एनओआर का फुल फॉर्म अभी बताया था, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। जब न्यूक्लियोलस पढ़ा था तब ये आया था। एनओआर या बोले सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से आगे वाला जो हिस्सा होता है उसे नाम क्या दिया गया है, सैटेलाइट। मतलब जहां जहां पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट है उस क्रोमोसोम को हम लोग सैटेलाइट क्रोमोसोम भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सैटेलाइट, या शॉर्ट में बोलते हैं सेट क्रोमोसोम। तो सेट क्रोमोसोम या सैटेलाइट क्रोमोसोम भी बोला जाता है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन लिखा है एडिशनल कॉन्स्ट्रिक्शन फाउंड ऑन अ फ्यू क्रोमोसोम, सभी में नहीं मिलेगा। एडिशनल क्यों बोला है, क्योंकि प्राइमरी के अलावा और एडिशनल आपको मिलने वाला है। तो एडिशनल जो कॉन्स्ट्रिक्शन है ये कुछ क्रोमोसोम में ही मिलता है, फ्यू क्रोमोसोम, इसे नाम दिया सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। आल्सो कॉल्ड एनओआर। एनओआर का फुल फॉर्म न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन दैट फॉर्म न्यूक्लियोलस ड्यूरिंग टेलोफेज। तो यहीं पे आगे चल के जब टेलोफेज आती है तो क्या बन जाता है, दोबारा से न्यूक्लियोलस यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। तो जिन क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है उन सारे क्रोमोसोम में आपको न्यूक्लियोलस बनते हुए दिखेगा। पार्ट आफ्टर एनओआर, एनओआर के आगे वाला जो पार्ट है उसे नाम क्या दिया है, सैटेलाइट। सच क्रोमोसोम आर कॉल्ड सेट क्रोमोसोम, या एक बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम। तो इस बात को याद रखना, जिस क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन उसी का नाम क्या पड़ जाएगा, सैटेलाइट क्रोमोसोम। इस बात को याद रखें कि यहाँ पे जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है इन केस ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन के केस में मैंने अभी आपको बताया है कि न्यूक्लियोलस जो होते हैं कितने होते हैं, 5 पेयर, बताया था थोड़ी देर पहले। ह्यूमन के केस में न्यूक्लियोलस कितने, 5 पेयर। मतलब ह्यूमन के केस में सैटेलाइट क्रोमोसोम भी कितने मिलेंगे, 5 पेयर, या फिर बोले 10 क्रोमोसोम। वो 5 पेयर कौन कौन से क्रोमोसोम है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। आप सभी को ये तो पता ही है ह्यूमन के केस में टोटल कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं एक सेल में, 23 पेयर। 23 पेयर में जो 5 पेयर क्रोमोसोम है उनमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन मिलता है। उन क्रोमोसोम के नाम याद रखेंगे, 21 पेयर, 22, 13, 14 एंड 15। ह्यूमन के केस में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 23 पेयर, जिसमें से पेयर नंबर 21, पेयर नंबर 22, पेयर नंबर 13, पेयर नंबर 14 एंड पेयर नंबर 15, इन पांचों पेयर में हमें मिलेगा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और इन पांचों पेयर में ही हमें आगे चल के क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोलस। तो ये जो लिखे हुए हैं 21, 22, 13, 14, 15, ये पेयर का नाम लिखा हुआ है, इस बात को याद रखना। तो ह्यूमन के केस में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन किस क्रोमोसोम में मिलेगा वो आपको याद रखना है, 21, 22, 13, 14 एंड 15। ये है सभी को। इन्हीं क्रोमोसोम को हम लोग और क्या नाम दे सकते हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम या सेट क्रोमोसोम भी बोला जा सकता है। तो इस बात को याद रखना। अब आगे हम लोग बात करें टेलोमियर। क्रोमोसोम का एक और पार्ट है, देखो दो पार्ट डिस्कस कर लिया, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेकेंडरी। तीसरा पार्ट कौन सा, टेलोमियर। टेलोमियर बोला जाता है एंड ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम का बिल्कुल एंड वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है एंड वाला पार्ट, ये देखें ये रहा टेलोमियर। तो टेलोमियर किसे बोला गया, एंड ऑफ क्रोमोसोम। एंड ऑफ क्रोमोसोम के क्या बेनिफिट्स हैं वो देखते हैं। जो एंड ऑफ क्रोमोसोम होता है ये होता है नॉन स्टिकी। नॉन स्टिकी का मतलब ये किसी और क्रोमोसोम से स्टिक चिपकेगा नहीं। क्यों नहीं ऐसा हो पाता है, क्योंकि इसके एंड पे, ध्यान सुनना, ये जो टेलोमियर होता है इसके एंड पे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसका जो सीक्वेंस होता है वो सभी क्रोमोसोम में एक जैसा होता है। क्या होता है, वो होता है टी टी ए जी जी जी। तो टी टी ए जी जी, आप सभी ने सुना है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। लेकिन टेलोमियर पे जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आपको मिलेगा वो जनरली कौन सा मिलेगा, टी टी ए जी जी। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कौन सा न्यूक्लियोटाइड सबसे ज्यादा आपको मिलने वाला है तो आंसर क्या है, जी, गुआनिन। तो टेलोमियर जो होता है, टेलोमियर
जी जो है यहां पे गुआनिन, आपसे पूछा जाएगा टीलोमियर में सबसे ज्यादा न्यूक्लियोटाइड कौन सा मिलता है, तो बोलेंगे गुआनिन रिच होता है, जी रिच होता है। क्लियर? टीलोमियर जो होते हैं इसके जो एंड होते हैं वहां पे हमें मिलता है टीटीएजीजी। अब जितने भी क्रोमोसोम के जो टीलोमियर है सभी जगह क्या मिलेगा, टीटीएजीजी। अब जितने भी क्रोमोसोम है इस डायग्राम को यहां पे देखते हैं, क्रोमोसोम की जो एंड है इस तरह से बना लेते हैं, यह है क्रोमोसोम, इसका जो एंड है यहां पे क्या मिलेगा, टीटीएजीजी, टीटीएजीजी। इस तरह से ये हमें टीलोमियर में इसके रिपीट्स मिलते हैं, कई रिपीट्स होते हैं। अब देखो यहां पे दूसरा क्रोमोसोम है इसी के पास में, एक सेल में तो कई सारे क्रोमोसोम होते हैं लेकिन वो आपस में फ्यूज क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जो उनके एंड है वहां पे जो न्यूक्लियोटाइड है वो एक ही जैसे होते हैं, इसलिए देखो यहां पे भी वही मिलेगा टीटीएजीजी। तो ये आपस में क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं ये कभी भी फ्यूज नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आपको याद हो जो टी होता है, टी किसके साथ बॉन्ड बनाता है, ए के साथ, और जी किसके साथ बॉन्ड बनाता है, सी के साथ, ये तो सभी को याद है ना। एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, थायमिन के साथ, और गुआनिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, साइटोसिन के साथ। मतलब अगर टीटीएजीजी को फ्यूज कराना है किसी दूसरे क्रोमोसोम से, तो जो सामने वाला क्रोमोसोम है उसके पास क्या सीक्वेंस होना चाहिए, उसके पास सीक्वेंस होना चाहिए ए ए टी सी सी सी, लेकिन ऐसा कहीं पे मिलता ही नहीं, इसलिए क्रोमोसोम आपस में एक ही सेल में फ्यूज नहीं हो पाते, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पे टीलोमियर जो है इसका मेन काम है कि प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के फ्यूजन को रोकता है। गुआनिन रिच है, आप समझते हैं इसके जो पॉइंट्स लिखे हैं स्लाइड्स में वो पढ़ते हैं वन बाय वन। देखो पहला पॉइंट याद है, इसे क्या बोलते हैं, टीलोमियर क्या है, एंड ऑफ क्रोमोसोम। दूसरा नॉन स्टिकी, नॉन स्टिकी क्यों बोला है, क्योंकि क्रोमोसोम को एक दूसरे से स्टिक नहीं होने देगा, देखें। और यहाँ पे जो टीलोमियर जो वाला जो पार्ट होता है बहुत ही छोटा पार्ट होता है, यहाँ पे जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता, वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इस बात को याद रखना। पूरे क्रोमोसोम में ध्यान से सुनना इस बात को, पूरे क्रोमोसोम में जो डीएनए है वो तो होता है डबल स्ट्रैंडेड, इस तरह से। ये जो टीलोमियर वाला पार्ट है, टीलोमियर वाले पार्ट को छोड़ दो, रिमेनिंग जो पार्ट है यहाँ पे जो डीएनए मिलेगा वो कैसा मिलेगा, डबल स्ट्रैंडेड। लेकिन ऊपर जो टीलोमियर वाला पार्ट है यहाँ पे क्रोमोसोम कैसा मिलेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड, और बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है टीलोमियर। और इसे बनाने के लिए अलग से इसके पास एंजाइम भी होता है, इसका नाम है टीलोमेरेज एंजाइम। टीलोमियर को बनाने के लिए एक एंजाइम है जिसका नाम क्या होता है, टीलोमेरेज एंजाइम, तो इस बात को भी याद रखना, टीलोमियर को बनाने के लिए एंजाइम का नाम टीलोमेरेज। लिखा है रिच इन जी, जी रिच है। जी रिच क्यों है, मैंने आपको बता दिया, टीलोमियर के पास कौन सा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मिलेगा, टीटीएजीजी, तो इस बात को याद रखना, टीटीएजीजी ये मिलता है टीलोमियर के पास, तो जी सबसे ज्यादा। फॉर्म्ड बाय टीलोमेरेज एंजाइम, टीलोमेरेज एंजाइम का दूसरा नाम राइबोजाइम, तो इसे बनाने के लिए अलग से एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, टीलोमेरेज एंजाइम। टीलोमियर को बनाने के लिए एंजाइम का नाम टीलोमेरेज एंजाइम। तो ये बात हो गई है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम। तो एक बात दोबारा सुन लो, कौन कौन से पार्ट है, पहला था प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, दूसरा था सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, तीसरा कौन सा है, टीलोमियर। प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, सेंट्रोमियर। प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन कुछ क्रोमोसोम में सभी में, कौन सा सभी में मिलेगा, सेंट्रोमियर या बोले प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन तो सभी में। खास बात क्या है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन के दोनों तरफ डिस्क से प्रोटीन होती है, जिससे प्रोटीन का नाम क्या है, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर का फंक्शन क्या है, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर इसी से जुड़ेगा। फिर अगली बात कर लेते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन हर एक क्रोमोसोम में नहीं मिलता है, ह्यूमन के केस में कहां पे मिलेगा, तो आंसर 5 पेयर क्रोमोसोम में मिलेगा। क्रोमोसोम का नाम याद करना है, कौन-कौन से है, 21 पेयर, 22 पेयर, 13, 14 एंड 15 पेयर। तो इन सभी पेयर पे हमें क्या मिलने वाला है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन जहां पे मिलता है उसी को बोलते हैं एनओआर। एनओआर का फुल फॉर्म न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, क्यों बोला है, क्योंकि यह न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइज होता है। फिर सबसे लास्ट में टीलोमियर, टीलोमियर किसे बोला गया, एंड ऑफ क्रोमोसोम। पूछा जाएगा टीलोमियर पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा, सिंगल तो बोलेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड। इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे कौन-कौन से न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मिलेगा, तो बोलेंगे टीटीएजीजी यहां पे मिलेगा। तो सभी क्रोमोसोम में टीटीएजीजी है, इसलिए आपस में क्रोमोसोम फ्यूज नहीं हो पाते हैं, इसीलिए इसे बोला गया टीलोमियर क्या होता है, नॉन स्टिकी होता है। कौन सा सीक्वेंस, कौन सा न्यूक्लियोटाइड सबसे ज्यादा है, तो बोलेंगे गुआनिन रिच होता है। ये है ये सारे पॉइंट। और इसे बनाने के लिए जो एंजाइम है जिसका नाम क्या है, टीलोमेरेज एंजाइम। दूसरा नाम इसी का एंजाइम का नाम क्या है, राइबोजाइम। ये बात हो गई है क्रोमोसोम के पार्ट्स की। अब आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं क्रोमोसोम जो होते हैं इसे सेंट्रोमियर के बेसिस पे चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेंट्रोमियर के बेसिस पे, सेंट्रोमियर बोलेंगे प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन के बेसिस पे। तो देखिए सेंट्रोमियर के बेसिस पे चार तरह के क्रोमोसोम कौन-कौन सा लिखा है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एकोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर बीच में है क्रोमोसोम में, सेंटर में है, तो उसे क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक। डायग्राम में देखिए मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर हमें कहां दिखता है, सेंटर में। सब मेटासेंट्रिक में सेंटर से थोड़ा दूर हमें दिखाई देता है, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ क्रोमोसोम। तो जो सेंटर से थोड़ा सा दूर है तो सब मेटासेंट्रिक। एकोसेंट्रिक में कहां पे दिखाई देता है, एक एंड पे, थोड़ा सा किनारे की ओर दिखाई देता है। टीलोसेंट्रिक में बिल्कुल किनारे, बिल्कुल एंड पे आ चुका है। तो ये रहा टीलोसेंट्रिक। तो चार तरह के हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट्रोमियर मिडिल में है तो फिर मेटासेंट्रिक, नियर टू द या बोले अवे फ्रॉम द मिडिल तो फिर क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक। अगर बोलेंगे एक एंड पे है तो फिर क्या बोलेंगे, एकोसेंट्रिक। और बोलेंगे बिल्कुल टर्मिनल किनारे पे है तो फिर क्या बोलेंगे, टीलोसेंट्रिक। आसान है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कहां पे है, उस बेसिस पे। खास बात क्या है, यहां पे आपसे पूछा जाएगा आर्म रेशियो। क्या पूछा जाएगा, आर्म रेशियो। आर्म रेशियो क्या है, यहां पे हमें क्रोमोसोम में ये इसकी क्या है, आर्म, ये है शॉर्ट आर्म और ये है लॉन्ग आर्म। आपसे पूछा जाएगा आर्म रेशियो जो है सबसे ज्यादा किसका होता है, तो सुनो आर्म रेशियो का फार्मूला क्या है, आर्म रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग आर्म अपॉन शॉर्ट आर्म। देखिए आर्म रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग आर्म अपॉन शॉर्ट आर्म। अब यहां पे अगर आप देखें, अगर आपसे पूछा जाए लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म, जो टीलोसेंट्रिक है वहां पे तो हमें शॉर्ट आर्म दिखता ही नहीं, तो टीलोसेंट्रिक के केस में हम लोग आर्म रेशियो नहीं निकालेंगे। तीन क्रोमोसोम के केस में ही आर्म रेशियो निकाला जाता है, एकोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। अब इन तीनों में मुझे बता दो कि आर्म रेशियो सबसे ज्यादा किसका दिखाई दे रहा है आपको, सबसे ज्यादा किसका है, एकोसेंट्रिक का, मेटासेंट्रिक का या सब मेटासेंट्रिक का। कई बच्चे बोल रहे हैं मेटासेंट्रिक, कई कुछ बच्चे बोल रहे हैं एकोसेंट्रिक। तो देखो आर्म रेशियो बताया लॉन्ग आर्म अपॉन शॉर्ट आर्म, तो एकोसेंट्रिक जो है इसमें सबसे ज्यादा आर्म रेशियो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लॉन्ग आर्म है, मान लो यहाँ पे लॉन्ग आर्म की वैल्यू है 3 और शॉर्ट आर्म की वैल्यू है 1, तो रेशियो देख लें लॉन्ग आर्म अपॉन शॉर्ट आर्म कितना है, आंसर है 3। लेकिन यहाँ पे मेटासेंट्रिक में आ जाए, मेटासेंट्रिक में तो दोनों आर्म क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे अगर ये जो आर्म है इसकी वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू भी क्या होगी 2, तो यहाँ पे आर्म रेशियो निकालोगे कितना मिलेगा 1। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि हाईएस्ट आर्म वैल्यू किसकी होती है, हाईएस्ट किसकी है, तो आंसर क्या है, बोल दें एकोसेंट्रिक। और पूछा जाएगा बताओ जो मेटासेंट्रिक है, मेटासेंट्रिक की आर्म रेशियो क्या होता है, मेटासेंट्रिक क्या बताओगे, हमेशा 1, ऑलवेज 1, क्योंकि जितना लॉन्ग आर्म की वैल्यू है उतना ही शॉर्ट आर्म की वैल्यू है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आर्म रेशियो से। फिर दो टर्म और आते हैं इसी चैप्टर में, एक है कैरियोटाइप, एक होता है आइडियोग्राम। दोनों लगभग एक जैसे ही लगते हैं, कैरियोटाइप और आइडियोग्राम। ये क्या है, कैरियोटाइप क्या है वो समझ लेते हैं।
किसी भी ह्यूमन के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ह्यूमन किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम जो होते हैं उस क्रोमोसोम का जो अरेंजमेंट है एक चार्ट फॉर्म में किया जाता है जिसे बोलते हैं कैरियोटाइप। हर एक स्पीशीज का अपना एक अलग कैरियोटाइप होता है। हर स्पीशीज का कैरियोटाइप एक जैसा या अलग अलग तो बोलेंगे अलग अलग होता है। तो देखो कैरियोटाइप हम लोग बनाते क्यों हैं? क्योंकि क्रोमोसोम की हमें क्या करनी होती है स्टडी, इसलिए क्रोमोसोम का एक चार्ट के फॉर्म में हम लोग क्या बनाते हैं कैरियोटाइप। फिर क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं किसकी आर्म लॉन्ग है, किसकी आर्म शॉर्ट है, कहां पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, किस किस क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है। तो ये जो सारी बातें हमें पता लग पाई हैं, सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन कहां पे है, प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन कहां पे होता है, ये सब कहां से पता लगता है? कैरियोटाइप से। तो कैरियोटाइप की डेफिनेशन देखिए लिखा है मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑल क्रोमोसोम ऑफ अ सेल व्हिच इज स्पेसिफिक फॉर ईच स्पीशीज। इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक फॉर ईच स्पीशीज। हर स्पीशीज के लिए क्या होता है? स्पेसिफिक। हर एक स्पीशीज के लिए ये स्पेसिफिक होगा। ह्यूमन का अलग होगा, मंकी का अलग होगा, रैट का अलग होगा। तो सभी जो स्पीशीज है उसका एक पर्टिकुलर कैरियोटाइप होता है। कैरियोटाइप को हम लोग कब स्टडी कर सकते हैं? मेटाफेज में। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर क्रोमोसोम का कुछ भी स्टडी करना है कहां करेंगे? मेटाफेज। कैरियोटाइप से क्या-क्या हम लोग स्टडी कर सकते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग देख सकते हैं कैरियोटाइप से, कितने स्पीशीज के अंदर क्रोमोसोम है, उसका रिलेटिव साइज, डिफरेंट क्रोमोसोम के साइज में जो वेरिएशन है वो देख सकते हैं। सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है वो देख सकते हैं। लेंथ ऑफ आर्म, हर एक क्रोमोसोम की आर्म की जो लेंथ है उसे भी हम लोग देख सकते हैं। और कौन-कौन से क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन है उसे भी देखा जा सकता है। आइडियोग्राम क्या है? वही जो क्रोमोसोम है उन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ में अरेंज कर दिया तो उसे बोलते हैं आइडियोग्राम। किसी भी स्पीशीज में जितने भी क्रोमोसोम है उन्हें कैसे अरेंज करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ तो उसे बोलेंगे आइडियोग्राम। लेकिन यहाँ पे जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो सबसे एंड में रहेगा, इस बात याद रखना आइडियोग्राम। इन आइडियोग्राम क्रोमोसोम आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज को याद रखें। सेक्स क्रोमोसोम आर प्लेस्ड इन लास्ट, सबसे लास्ट में किसे रखा जाता है? सेक्स क्रोमोसोम। और ये भी याद रखें आइडियोग्राम इज स्पेसिफिक फॉर एवरी स्पीशीज। जैसे कैरियोटाइप स्पेसिफिक है वैसे ही आइडियोग्राम, क्योंकि आइडियोग्राम में हमने अरेंज किया है जो कैरियोटाइप क्रोमोसोम है उन्हीं को अरेंज किया है। तो यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से दिखाई देगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये हो गया आइडियोग्राम, कैरियोटाइप आइडियोग्राम। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो जनरल क्रोमोसोम होते हैं वो तो हम लोगों ने आगे चल के अभी और भी पढ़ेंगे जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे, और उसका बेसिक आइडिया हम लोगों ने ले ही लिया है। तो उसमें सेंट्रोमियर होता है, सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, टेलोमियर होता है। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। दो क्रोमोसोम है, एक है पॉलीटिन, एक है लैम्बर्स। पॉलीटिन और लैम्बर्स क्रोमोसोम में ध्यान से सुनना, इनमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है मेनली ये पाए कहां पे जाते हैं, कहां पे ये मिलते हैं। तो देखो जो पॉलीटिन क्रोमोसोम है, पॉलीटिन क्रोमोसोम ये मिलता है स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला। कहां मिलता है? स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला में मिलता है। कौन सा? पॉलीटिन। और ये कुछ इंसेक्ट में भी मिल सकता है। तो दो एग्जांपल, एक तो स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला, दूसरा कुछ इंसेक्ट में मिलेगा। दूसरा पढ़ेंगे लैम्बर्स। लैम्बर्स क्रोमोसोम मिलता है एम्फीबियन के अंदर। ये जो क्रोमोसोम होते हैं, जो नॉर्मल क्रोमोसोम होता है उस क्रोमोसोम के कंपैरिजन में बहुत बड़े होते हैं, इसीलिए अलग से इन्हें देख रहे हैं, इसीलिए अलग से पढ़ते हैं। तो पहला देखिए पॉलीटिन क्रोमोसोम। पॉलीटिन क्रोमोसोम पहला पॉइंट कहां? ड्रोसोफिला में मिलता है। कहां पे? स्लाइवरी ग्लैंड में। तो इसीलिए बोला गया स्लाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम बोला जाता है। फिर लिखा हुआ है ये जो क्रोमोसोम होता है पॉलीटिन क्रोमोसोम, इस पॉलीटिन क्रोमोसोम में एक पर्टिकुलर जगह होती है जहां पे एक रिंग बनती है। इस रिंग को डिस्कवर किया था साइंटिस्ट है बाल्बियानी। तो इस रिंग का नाम पड़ गया था बाल्बियानी रिंग्स, बाल्बियानी रिंग। इस रिंग में देखो हमें तो पता है कि जो क्रोमोसोम है ये मेनली किससे बनता है? डीएनए से। अब जो पॉलीटिन क्रोमोसोम है बहुत बड़ा क्रोमोसोम है, इसमें कुछ पर्टिकुलर जगह होती है जहां पे डीएनए थोड़ा सा ओपन हो जाता है। ये डीएनए ओपन हो जाएगा, ओपन होने की वजह से यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आसानी से अटैच हो पाता है। आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा तो यहाँ पे डीएनए से क्या बनने लगेगा? आरएनए। और आरएनए फिर अल्टीमेटली आगे चल के क्या बनाता है? प्रोटीन। तो यहाँ पे जो बाल्बियानी रिंग है, बाल्बियानी रिंग में खास बात क्या है? यहाँ पे डीएनए क्या हो जाता है? थोड़ा सा ओपन रहता है। ओपन होने की वजह से आरएनए पॉलीमरेज आसानी से अटैच हो पाएगा। देखिए डायग्राम में देखें, ये रहा पॉलीटिन क्रोमोसोम। ये यहाँ पे जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो पफ्स लिखा है, जो पफ है वही क्या है? बाल्बियानी रिंग। इस बाल्बियानी रिंग में देखो डीएनए कैसा दिख रहा है? ओपन। ये यहाँ पे डीएनए ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा, और आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? आरएनए एंड प्रोटीन की सिंथेसिस अल्टीमेटली हो जाएगी। तो वही लिखा है बाल्बियानी रिंग हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। तो यहाँ पे डीएनए कैसा रहेगा? ओपन फॉर्म में रहता है। यही है बाल्बियानी रिंग जहाँ पे पफ्स लिखा है। फिर देखिए आगे मैंने आपको बताया ये कुछ इंसेक्ट में भी मिलता है। कंसर्न विद द मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है लार्वा से एडल्ट का बनना, उसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस और मोल्टिंग प्रोसेस ऑफ इंसेक्ट लार्वा, मतलब जो इंसेक्ट का लार्वा है मोल्टिंग करेगा, अपनी लेयर्स को, जो बॉडी के बाहर जो लेयर्स होती है उन्हें हटाता है, उसे बोलेंगे मोल्टिंग। और अल्टीमेटली जो लार्वा है वो किस क्या बन जाएगा? आगे चल के एडल्ट बन जाएगा। प्रोसेस का नाम मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ पे जो लार्वा है, मेन यहाँ पे पॉलीटिन क्रोमोसोम में क्या याद करना है? पॉलीटिन क्रोमोसोम जो होता है नॉर्मल क्रोमोसोम से बड़ा होता है। दूसरा इसके दो एग्जांपल याद करने हैं, पहला स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला, दूसरा यहाँ पे एग्जांपल क्या है? इंसेक्ट लार्वा। मेन यही दोनों बातें यहाँ पे पूछी जाती है। ठीक है। अगला जो क्रोमोसोम है वो है लैम्बर्स क्रोमोसोम। लैम्बर्स क्रोमोसोम जो होता है, इस क्रोमोसोम की बात करें तो ये मैंने आपको बताया कहां मिलता है? एम्फीबियन के केस में मिलता है। सीन इन द oocyte ऑफ वर्टिब्रेट, और वर्टिब्रेट में भी कौन? एम्फीबियन, ड्यूरिंग द डिप्लोटीन स्टेज ऑफ सेल साइकिल। अब देखो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है तो गैमीट के फॉर्मेशन में मियोसिस यूज होती है। कौन सी प्रोसेस यूज होती है? मियोसिस। मियोसिस में एक फेज आती है जिसका नाम है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन एम्फीबियन के केस में जो डिप्लोटीन फेज आता है वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? एक लार्ज क्रोमोसोम जिसका नाम क्या है? लैम्बर्स क्रोमोसोम। लैम्बर्स क्रोमोसोम किस तरह से दिखाई देता है? देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में लैम्बर्स क्रोमोसोम। और यहाँ पे भी तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंसर्न विद द वाइटेलोजेनेसिस, या फिर बोले यॉक फॉर्मेशन। यॉक फॉर्मेशन के दौरान जब डिप्लोटीन फेज आती है तो डिप्लोटीन फेज में एम्फीबियन के अंदर एक बड़ा सा क्रोमोसोम दिखेगा जिसका नाम क्या है? लैम्बर्स क्रोमोसोम। लैम्बर्स क्रोमोसोम। ओवम जिससे बनता है उसे बोलते हैं oocyte, oocytes ऑफ वर्टिब्रेट। मेल के अंदर बनता है स्पर्म और फीमेल के अंदर बनता है ओवम। तो ओवम जिससे बनता है बोलते हैं oocyte। oocyte भी पहले से बोला जाता है प्राइमरी oocyte, इसमें डिवीजन होता है, फिर बनता है सेकेंडरी oocyte। 12th में आपने फर्टिलाइजेशन में पढ़ा होगा प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। क्लियर है? तो यहाँ पे oocyte ऑफ वर्टिब्रेट। तो एम्फीबियन के अंदर जो oocyte है उसकी डिप्लोटीन स्टेज में आपको क्या दिखेगा? एक बड़ा सा क्रोमोसोम जिसका नाम क्या है? लैम्बर्स क्रोमोसोम। मेन आपसे जो यहाँ पे पूछा जाएगा, डायग्राम पूछा नहीं जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ये कहां पाया जाता है। तो दोनों के एग्जांपल याद रखना, कौन सा कहां पे मिलता है। तो पॉलीटिन क्रोमोसोम एक बार बता दें कहां पे मिलता है? स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला और इंसेक्ट लार्वा। लैम्बर्स क्रोमोसोम हमें कहां पे दिखाई देता है? oocyte ऑफ एम्फीबियन। एम्फीबियन के oocyte में हमें यहाँ पे दिखाई देता है।
लिखा हुआ है साइक्लिक चेंजेस इन अ सेल बाय व्हिच सेल डुप्लीकेट्स इट्स कंटेंट एंड फाइनली डिवाइड इनटू द टू सेल। एक सेल से आगे चल के नंबर बढ़ाना है, दो सेल बनानी है। दो सेल जब बनानी है तो उसे हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। एक सेल से दो सेल बनेंगी, क्या बोला जाएगा? सेल साइकिल। देखिए एक सेल है, इस सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेल है, जो भी डीएनए का अमाउंट है वो हो जाएगा डबल, और अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बन जाएगी? दो सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक सेल से दो सेल का बनना क्या बोलेंगे हम लोग? सेल डिवीजन बोला जाता है। ये जो पूरा एक साइकिल है इसे बोलते हैं सेल साइकिल। इस सेल साइकिल में मेन दो फेज आते हैं, एक होता है इंटरफेज, एक होता है एम फेज। इंटरफेज, एम फेज। दो सेल बनी, मान लेते हैं फिर से एक सेल जो है ये डिवाइड फिर से हो गई तो इसमें ग्रोथ होगी, फिर से एक सेल बन गई और फिर से इसमें डिवीजन हो जाएगा। तो इस तरह से सेल का नंबर बढ़ता चला जाएगा। कुछ सेल ऐसी होती हैं जो दोबारा डिवाइड नहीं करती, जो परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हर एक सेल लगातार डिवाइड करती है। कुछ सेल क्या बन जाती है? परमानेंट। परमानेंट सेल में डिवीजन नहीं होता है, तो इस तरह से डिवीजन चलता रहेगा और कुछ सेल क्या बन जाती है? परमानेंट। तो एक नई सेल से ग्रोथ हुई, ग्रोथ होने के बाद फिर उस सेल में डिवीजन हुआ और अल्टीमेटली क्या बन गई? नई सेल का फॉर्मेशन। तो सेल साइकिल में होता है इंटरफेज और एम फेज। इस बात को याद रखें। ये जो सारी की सारी प्रोसेस है, ये डीएनए या बोले न्यूक्लियस या बोले जेनेटिक कंट्रोल। जेनेटिक कंट्रोल का मतलब है डीएनए के कंट्रोल में है। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग होती है और हर एक सेल के अंदर भी अलग अलग तरह का जो ड्यूरेशन है वो होता है। जैसे अगर पूछा जाए ह्यूमन के अंदर सेल साइकिल का टाइम कितना है, ह्यूमन के अंदर सेल साइकिल का टाइम होता है 24 आवर। कितना होता है? 24 आवर। जबकि ईस्ट के अंदर, ईस्ट एक पंजाई है, ईस्ट के अंदर याद रखना है, ईस्ट के अंदर होता है 90 मिनट्स। मतलब यहाँ पे हमें ये बात समझ में आती है कि सेल साइकिल हर जगह, सेल साइकिल का टाइम हर जगह एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग होता है। ह्यूमन के अंदर कितना है? देखें 24 आवर। टिपिकल यूकेरियोटिक सेल डिवाइड्स वंस इन अप्रॉक्सिमेटली एवरी 24 आवर। मतलब ह्यूमन के अंदर कितना है? 24 आवर। लेकिन ईस्ट के अंदर कितना है? 90 मिनट्स। 90 मिनट्स। सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू द टू बेसिक फेज। और कौन सी है वो? पहला मैंने आपको बताया इंटरफेज, दूसरा है एम फेज। तो सेल साइकिल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज एंड एम फेज। एम का मतलब क्या है? माइटोसिस फेज। तो इंटरफेज और एम फेज यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो एक बार दोबारा से सुन लें जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया है, सारी बातें एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं जो भी पढ़ा है। ध्यान से सुने। हम लोगों ने स्टार्ट किया था न्यूक्लियोलस से। न्यूक्लियोलस जो होता है, न्यूक्लियोलस में कितनी मेम्ब्रेन होती है? एक या दो? आप लोगों को आंसर देना जल्दी जल्दी। न्यूक्लियोलस में कितनी मेम्ब्रेन? एक या दो? जीरो। सही है। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल है न्यूक्लियोलस, जैसा कि राइबोसोम भी होता है, क्लियर है। तो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल हम लोगों ने चार याद किए थे, नाम बोलने कौन कौन सा है? राइबोसोम, दूसरा सेंट्रियोल, तीसरा न्यूक्लियोलस और चौथा बेसल बॉडी ऑफ सील और फ्लैजिला। ये चार बातें याद रखना। फिर यहाँ पे अगर न्यूक्लियोलस की बात करें, न्यूक्लियोलस को हम लोग बोलते हैं क्या? राइबोसोम फैक्ट्री। राइबोसोम फैक्ट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि राइबोसोम की सब यूनिट्स बनती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम की सब यूनिट अटैच हो जाती है क्या? तो आंसर नहीं। ये अटैच तो कहां पे जाके होती है? साइटोप्लाज्म। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म में मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन कितना? कंसंट्रेशन बोलते हैं एक बार मैग्नीशियम का 0.001 मोलर। ये सारे क्वेश्चन मॉड्यूल में दिए गए हैं, तो ध्यान से सुनते जाएं। यहाँ पे मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैग्नीशियम कम है तो फिर सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, तो मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस की बात करते हैं तो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस में हम लोगों ने पढ़ा है कि न्यूक्लियोलस का नंबर हमेशा 1 नहीं होता है। ह्यूमन के अंदर न्यूक्लियोलस का नंबर कितना होता है? बोलते हैं 5 या 5 पेयर। 5 नहीं, ऑप्शन में 5 भी आएगा। 5 पेयर लगाना है, 5 पेयर, या फिर ऑप्शन में लिखा होना चाहिए 10। और वो मैंने आपको बता भी दिया है कौन कौन से क्रोमोसोम पे आगे चल के न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइज होता है। क्रोमोसोम का नंबर याद है? क्या है क्रोमोसोम का नंबर? 21, 22, 13, 14 एंड 15। इस बात को याद रखना, यहीं पे न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइज होता है। फिर न्यूक्लियोलस का नंबर और साइज अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम है या ज्यादा। जितनी ज्यादा एक्टिविटी होगी उतना ही न्यूक्लियोलस का नंबर और उसका साइज बड़ा होता है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर्स हमें इंटरफेज में दिखाई देते हैं और यही आगे चल के एम फेज में क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम। तो क्रोमैटिन फाइबर्स जो होते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये आगे चल के क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मैंने बता दिया दो तरह के दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे भी क्रोमोसोम होते हैं जिनमें दो क्रोमैटिड होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें एक क्रोमैटिड होता है। बस आप तो मुझे ये बता दो कि दो क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम हमें कौन से फेज में दिखता है? मेटाफेज या एनाफेज? मेटाफेज या एनाफेज? दो क्रोमैटिड, मेटाफेज, और एक क्रोमैटिड वाला कहां दिखता है? एनाफेज में। लेकिन दोनों को ही हम लोग सिंगल क्रोमोसोम कंसीडर करेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि एनाफेज में हाफ क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। ठीक है। एक क्रोमैटिड कितने क्रोमोसोम, एक क्रोमैटिड कितने डीएनए से मिलकर बना हुआ होता है? एक क्रोमैटिड एक डीएनए से मिलकर बनता है, इस बात को भी याद रखना। क्रोमैटिन फाइबर्स जो होते हैं, पूछा जाए मेनली किससे मिलकर बना होता है तो बोलेंगे डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। लेकिन यहाँ स्मॉल अमाउंट में और क्या हो सकता है तो बोलेंगे नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए। नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए, ठीक है। तो चार चीजों से मिलकर बना होता है क्रोमैटिन फाइबर। कौन कौन सा? डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन, चार चीजें हो गई, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। क्रोमैटिन फाइबर मैंने आपको बताया कि जहां पे हिस्टोन प्रोटीन ज्यादा है वहां पे होता है हेटेरोक्रोमैटिन, जहां हिस्टोन प्रोटीन कम है वो है यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव है या लेस एक्टिव? यूक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली, यूक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव है क्योंकि वहां हिस्टोन कम है, आसानी से आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो जाता है, क्लियर है। जो आरएनए पॉलीमरेज है, ध्यान से सुनना, आरएनए पॉलीमरेज को ही बोला जाता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। दोनों बोलते हैं ना नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन का एग्जांपल क्या है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड डीएनए पॉलीमरेज, इन दोनों को ही बोला जाता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो ये भी किससे अटैच होते हैं? क्रोमैटिन से। तो आगे बढ़ जाते हैं। यूक्रोमैटिन हेटेरोक्रोमैटिन की बात हो गई। हम लोगों ने बात की हेटेरोक्रोमैटिन जो होता है ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। हेटेरोक्रोमैटिन दो तरह का होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव एंड फेटरडेटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव कहां पे हमें मिलता है? कुछ सेल में या सारी सेल में? कॉन्स्टिट्यूटिव, कॉन्स्टिट्यूटिव सभी सेल में मिल जाता है। उसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल बताया था सेंट्रोमियर। जो सेंट्रोमियर है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमैटिन। फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन का एग्जांपल था बॉल बॉडी। बॉल बॉडी का मतलब जो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है एक, वो कहां मिलेगा? मेल के अंदर या फीमेल के अंदर? फीमेल के अंदर मिलता है। तो फीमेल के अंदर जो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन, क्लियर है। फिर आगे बढ़ जाते हैं क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम में हम लोगों ने पढ़ा है प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन, तो सभी में प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा नाम सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के दोनों तरफ जिससे प्रोटीन है, नाम क्या है? जिससे प्रोटीन का नाम क्या होता है? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर का नाम क्या है? अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, क्लियर है। सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन कुछ क्रोमोसोम पे मिलता है, सभी में नहीं मिलता है। ह्यूमन में 5 पेयर मिलेगा, 21, 22, 13, 14 एंड 15 पेयर। मतलब 5 पेयर क्रोमोसोम में क्या मिलता है? सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा नाम है एनओआर, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन भी बोला जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं टीलोमियर। टीलोमियर किसे बोला? रिंग ऑफ क्रोमोसोम को बोलते हैं। और इसमें सीक्वेंस जो होता है वो जी होता है, वो अनरिच होता है, नॉन स्टिकी होता है, और इसे बनाने के लिए एक अलग एंजाइम होता है जिसका नाम है टीलोमेरेज एंजाइम। क्रोमोसोम का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के बेसिस पे। तो अगर सेंट्रोमियर सेंटर में है तो उसे बोलेंगे मेटासेंट्रिक, थोड़ा सा सेंटर से दूर है तो उसे बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। अगर एक किनारे पे तो उसे बोलेंगे एक्टोसेंट्रिक, और बिल्कुल किनारे पे टर्मिनल लेंथ पे है तो उसे बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। आर रेशियो क्या